हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों को। आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, आर टेट, एस टेट सभी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। या यूं कहें कि जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उनमें यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। यदि आप वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे हिंदी शिक्षण सूत्रों को। हिंदी शिक्षण सूत्र होते क्या हैं? तो फ्रेंड्स, जो हमारे हिंदी शिक्षण सूत्र होते हैं ये बालक को पढ़ाने की विधियाँ होती हैं। यानी हम जब भी किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं या किसी बालक को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के जिन हम मेथड का, जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, वही हमारे हिंदी शिक्षण सूत्र होते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि बालक को हम किसी एक विधि से नहीं समझा पाते तो हमें दूसरी विधि अपनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इनका मतलब ये होता है कि हम बालक को शुद्ध बोली, व्याकरण और उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे हिंदी शिक्षण सूत्र किस लिए प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे हम निगमन विधि। इसकी जो पहली विधि है निगमन विधि। अब फ्रेंड्स, निगमन विधि क्या होती है? तो निगमन विधि में कन्नी देखकर आप ही समझ जाएंगे कि यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यानी जैसे हमसे बता दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण का बल नियम क्या होता है, या श्रीधराचार, गणित में बताया जाता है श्रीधराचार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक नियम बता दिया जाता है, फिर हम उस नियम की सहायता से सामान्य बातों की ओर पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमसे बताया गया गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पहले कुछ नहीं जानते, तो फ्रेंड्स वो हमारे लिए अज्ञात हो गया। फिर हम धीरे धीरे सामान्य बातों की ओर पहुंचते हैं जिनको हम जानते हैं, तो वो हमारा ज्ञात हो गया। तो हमने बताया कि निगमन जो विधि होती है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अब हम नियम को पहले नहीं जानते तो वो हमारे लिए अज्ञात होता है। हम उससे जो चीज़ें निकल कर आती हैं तो उनको हम जानते हैं तो वो हमारे लिए ज्ञात होता है। तो इसलिए इसे अज्ञात से ज्ञात की ओर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो नियम होता है हमारा, हम उसको कभी कभी उसके बारे में इतना नहीं जानते, मतलब वो हमारे लिए अमूर्त भी होता है। और जब हम जिन चीज़ों के बारे में फिर लास्ट में पहुंचते हैं, यानी सामान्य बातों में जब पहुंचते हैं, तो वो हमारे लिए मूर्त होते हैं। यानी हम उन चीज़ों को देखे रहे होते हैं, आसपास हमें होती हैं, तो वो हमारे लिए मूर्त हो जाता है। ध्यान दें कि ये अमूर्त से मूर्त की ओर भी है, ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ये 3 पॉइंट इसमें आप ध्यान देंगे। इसके बाद देखेंगे हम आगमन विधि। आगमन विधि में है फ्रेंड्स, आगमन विधि का मतलब क्या होता है? पहले उदाहरण फिर नियम। यानी निगमन में पहले नियम बताया जाता है और आगमन में पहले उदाहरण बताया जाता है। पहले हमें उदाहरण बताया जाएगा, फिर हमें नियम की ओर ले जाया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके कई चरण होते हैं। पहला उदाहरण, दूसरा निरीक्षण, तीसरा सामान्यीकृत, चौथा परीक्षण। अब फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए कि बालक को पहले उदाहरण देकर बताया जाता है कि आम पेड़ से कैसे गिरता है, इतना बताया गया। तो ये हमारा उदाहरण हो गया कि बालक को बताया गया कि आम पेड़ से गिरता है। तो बालक उदाहरण को, जब उसे उदाहरण मिल जाता है तो वो पेड़ के पास जाता है और वो देखता है कि आम किस प्रकार गिरता है और क्या क्या होता है। तो वह हमारा निरीक्षण होता है, यानी बालक उन सभी चीज़ों को देखता है। फिर जब निरीक्षण हो जाता है तो तीसरा चरण आता है सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण में क्या होता है? उसने जितनी चीज़ों को देखा, ये जो सामान्य भाषाएं होती हैं वो इनको एक बार नियम कह देता है। यानी जो भी वो देखता है कि पेड़ आराम आराम से गिरा तो यही नियम हो गया। अब होता क्या है कि जब वह इतना कर लेता है तो इसके बाद फिर जब वो किसी नियम की पुष्टि करता है, यानी जब सामान्य बातों को नियम एक बार कह देता है, फिर जब उन नियमों की वह पुष्टि करता है, यानी अंतिम चरण पर जब पहुंचता है तो वह हमारा परीक्षण होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि आगमन विधि हमेशा उदाहरण से नियम की ओर चलती है और ये चार चरणों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, इसके चरण भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया परीक्षण किस चरण किस विधि में है, तो आप ध्यान देंगे कि ये आगमन विधि में होता है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी निगमन विधि होती है तो वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, तो ये ध्यान देंगे कि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। मैंने बताया था कि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, तो ये हमारी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगी, और ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगी। आगे देखेंगे इसमें भाषा संसर्ग विधि। अब भाषा संसर्ग विधि का मतलब क्या होता है? भाषा संसर्ग विधि होती है फ्रेंड्स, ये जो हमारी विधि होती है ये प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होती, मतलब प्राइमरी में इसका प्रयोग बहुत ही ना की मात्रा में किया जाता है। ये जूनियर और उसके बाद वाली जितनी कक्षा होती है उनके लिए उपयोगी होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें लेखकों के द्वारा हमें पुस्तकें, जो लेखक पुस्तकें लिख गए हैं उन पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना होता है। यानी जो जूनियर और उनसे अधिक कक्षा, हाई स्कूल या इंटर या जो भी बालक मान लीजिए, तो वो पुस्तकों को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाता है। तो इस विधि को हम भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कमी क्या है? अब इस विधि में कमी यह होती है कि इसमें जो भी हम किताब से पढ़ेंगे वह हम खुद ही उसका विश्लेषण, अवलोकन, संश्लेषण सभी हम ही करेंगे। मतलब उसका कोई भी विश्लेषण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता जो हमें बता सके कि नहीं ये पूरी सही है या गलत है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस विधि को थोड़ा अपूर्ण माना जाता है। आगे चलेंगे, देखेंगे हम प्रयोग विधि। अब प्रयोग विधि क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें छात्र प्रयोग करके सीखता है।
फ्रेंड्स ये एक तरह से आगमन विधि की भांति होती है। इसमें भी पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर इसके बाद बालक सीखता है और प्रयोग करता है। फ्रेंड्स इसके भी कुछ चरण होते हैं। अब इसके चरण क्या क्या होते हैं कि इसमें भी पहले उदाहरण, फिर तुलना, फिर विश्लेषण, फिर निगमीकरण, फिर निष्कर्ष, फिर प्रयोग, फिर अभ्यास आता है। फ्रेंड्स इसमें बालक को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर इसके बाद जब उसे उदाहरण दिया जाता है तो वो उस उदाहरण में दूसरे उदाहरण के साथ तुलना करता है, फिर उनमें विश्लेषण करता है और फिर उनका निगमीकरण करता है और तब जाके कोई निष्कर्ष निकलता है। और जब कोई निष्कर्ष निकलता है तब वो उसका बार बार प्रयोग करता है और बार बार प्रयोग करने के बाद वही अभ्यास में उसके आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रयोग विधि होती है ये प्रयोग करके सीखी जाती है। यह भी एक तरह आगमन विधि की तरह होती है, इसमें भी उदाहरण लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके चरण ये हैं, तो ये भी ध्यान दें, ये भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला देखेंगे प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। अब प्रत्यक्ष भाषा का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब आप जानते हैं कि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि इसमें ग्रामेटिकल ज्ञान का होना बहुत जरूरी नहीं होता। हम साधारण बोलचाल जो करते हैं उससे भी हमारा काम चल जाता है। तो हम लोगों का अनुकरण करते हैं और इस विधि के माध्यम से सीख जाते हैं। यानी ये प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयोगी होती है। कहा जाता है कि जो प्राथमिक के टीचर होते हैं तो वो बालक से अधिक वार्तालाप करें और जितनी वो बालक से बातें करेंगे बालक उतना सीखेंगे। और उनके लिए ग्रामेटिकल यानी व्याकरण वाला ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता। हम उनसे साधारण बोलचाल की भाषा में बात करेंगे और उनको छोटी छोटी चीज़ समझाएंगे जिससे वो समझ सके। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने आकर के बातचीत करके जिस विधि का प्रयोग किया जाता है तो वह हमारी प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे समव्यय विधि। समव्यय विधि क्या होती है? व्याकरण और शुद्ध ज्ञान के लिए साहित्य की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? इस विधि में बताया जाता है कि छात्र को विद्वान साहित्यिक रचनाएं यानी जो साहित्य की रचनाएं होती हैं उनको पढ़कर व्याकरण और शुद्ध ज्ञान सीख पाए। इसमें देखा जाए तो बालक एक साथ कई ज्ञान कराए जाते हैं बालक को। जैसे बालक क्लास में कोई कविता पढ़ रहा है या कोई साहित्यिक कोई भी पुस्तक पढ़ रहा है तो अध्यापक उसको बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो बालक को व्याकरण का ज्ञान भी होता रहता है और वो उससे उसे सारी चीज़ें मिलती भी रहती है। यानी जो जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है वो सारी इसको मिलती जुलती रहती है। तो फ्रेंड्स यह जो होती है तो ये हमारी भाषा संसर्ग विधि से काफ़ी मिलती जुलती है। अब संसर्ग विधि में होता क्या है कि उसमें कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता और इसमें क्या होता है साहित्यिक रचना हम पढ़ते हैं यानी किसी विद्वान की किसी लेखक की किताबों को पढ़ते हैं, साहित्यिक रचनाओं के द्वारा व्याकरण साहित्य सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हमें साथ में कोई ना कोई एक्सप्लेन करने वाला भी होता है। तो इन दोनों समन्वय विधि और संसर्ग विधि में बस इतना अंतर होता है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई होता है और इसमें कोई नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, खेल विधि। अब खेल विधि देखेंगे तो खेल विधि में खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इस विधि में बालक को खेल के माध्यम से बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, जैसे व्याकरण, शुद्ध वर्तनी और नेतृत्व की भावना या सामाजिक भावना। फ्रेंड्स ये प्राइमरी में बहुत ही उपयोगी है। उन्हें खेल के माध्यम से छोटे छोटे शब्द, वचन, लिंग ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो ये प्राइमरी के लिए बहुत उपयोगी है। आगे देखेंगे व्याकरण विधि। फ्रेंड्स ये जो व्याकरण विधि होती है, व्याकरण विधि का मतलब क्या है कि इसमें हमें किसी विषय विशेषज्ञ की जरूरत होती है। यानी जिसको व्याकरण का अच्छा खासा ज्ञान हो वो हमें आता है और संपूर्ण ज्ञान व्याकरण को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हमें व्याकरण को पढ़ाता है। यानी उसका एक अध्याय उसने पढ़ा है आज, उसका कल दूसरा अध्याय पढ़ा, तो वो हमें छोटे छोटे भागों में बांटकर व्याकरण को पढ़ाता है और संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान करा देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी व्याकरण विधि होती है। और इसमें होता क्या फ्रेंड्स, इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी पढ़ा सकता है वो। अब वो उसकी और आपकी सुविधा के ऊपर है कि आप किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें आपको पढ़ाएगा वही जिसको आपसे अच्छा नॉलेज है व्याकरण के बारे में, वही आपको पढ़ाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन।